हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल रंजन। वेलकम टू विद्युआरा स्मार्ट लर्निंग ऐप। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 1 सेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सेल का इंट्रोडक्शन लेते हैं, देखते हैं सेल है क्या। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं। सेल सेल का मतलब होता है कोशिका। कोशिका हिंदी में सेल को कोशिका कहते हैं, है ना। ये क्या है? सेल है क्या बच्चा? तो स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, आपने पहले भी इसके बारे में कई सारे डेफिनेशन जो है आपने इसके बारे में पढ़ा है कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल यूनिट फिर से देखते हैं। स्ट्रक्चरल यूनिट, इसका मतलब होता है कोई भी स्ट्रक्चर जिस चीज से बना हो। स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर जिस चीज से बना हो। एग्जांपल के तौर पे अगर हम वॉल की बात करें, दीवार की बात करें, है ना, घर के दीवार की बात करें, तो वो किससे बना है? ब्रिक्स से। किससे बना है? ब्रिक्स से। ठीक है, ईंट से बना हुआ है। तो ईंट को जोड़ जोड़ के जैसे दीवार बनता है, वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल के जुड़ने से बनते हैं। बहुत सारे सेल्स अरेंज होते, बहुत सारे करोड़ों की संख्या में सेल्स जो होंगे, है ना, वो आपस में जुड़ जुड़ कर एक पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं। आप कह सकते हो पूरा ऑर्गेनिज्म से डेवलप होता है। तो जैसे वॉल ब्रिक से तैयार होता है, वैसे ही भी कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से तैयार होता है। इसलिए सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार हो रहा है, जो पूरा ऑर्गेनिज्म हमारा तैयार होगा, ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा? ये किस चीज से बना होगा? तो सेल से। छोटे छोटे कई सेल्स मिलकर के, करोड़ों अरबों की संख्या में सेल्स मिलेंगे और ये पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट। दूसरा है फंक्शनल। फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है? फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट का मतलब बच्चा हो गया जहां पे यूनिट लेवल पे काम हो। मतलब जो इकाई है, ठीक है, जिससे कोई जीव बना है, वहां पे फंक्शन हो। ठीक है, सेल जो है यूनिट लेवल पे सारा कुछ करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे बॉडी में एंजाइम का बनना, हार्मोन का बनना, वो कौन बनाता है? कहते हैं, वैसे तो कह देंगे कि सर ग्लैंड बना रहा है, लेकिन ग्लैंड के अंदर क्या है? सेल। तो सेल ही इस तरह की चीजों का फॉर्मेशन करता है। बॉडी के अंदर जो भी बन रहा है वो सेल द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आखिर में सेल ही वो यूनिट है जो तरह तरह के केमिकल्स वगैरह का फॉर्मेशन कर रहा है, एंजाइम वगैरह का फॉर्मेशन कर रहा है। बॉडी में जितने भी चीज तैयार होते हैं वो सेल द्वारा ही बनाए जाते हैं, है ना। तो इसलिए सेल को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। सेल को क्या कहते हैं? फंक्शनल यूनिट। ठीक है, समझ आया? स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जिससे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ हो। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, एक कंपेयर कर लेते हैं थोड़ा सा वॉल में, ठीक है, और सेल में। जैसे आप एक तरफ वॉल ले लो, है ना, और एक तरफ ऑर्गेनिज्म को ले लो। एक तरफ ऑर्गेनिज्म को ले लो, ऑर्गेनिज्म, या कोई एनिमल आप समझो, ऐसे एनिमल, कोई भी लाइफ फॉर्म ले सकते हैं, एनिमल, प्लांट, कुछ भी। ठीक है, तो वॉल जो होता है, ठीक है, वॉल की यूनिट क्या है बच्चा? यूनिट ये किससे बना है? सेल से। सॉरी, वॉल किससे बना है? ब्रिक्स। और ब्रिक्स से क्या बना? वॉल। ठीक है, यूनिट है हमारा ब्रिक्स, ब्रिक्स से बना वॉल। वॉल से क्या बनेगा? आप अलग अलग वॉल मिला दो तो एक कमरा तैयार हो जाएगा। चार तरफ से वॉल को घेरो तो एक कमरा तैयार हो गया। बहुत सारे कमरे को ले लो एक साथ, किसी को किचन कह दो, किसी को हॉल कह दो, किसी को बेडरूम कह दो, तो एक फ्लैट बना। फिर बहुत सारे फ्लैट मिला दे तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाता है। क्या तैयार हो जाता है? बिल्डिंग। ठीक है, यहां पे हम लोग वॉल की जगह बिल्डिंग कर लेते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा, बिल्डिंग। ठीक है,
तो जैसे आप देखोगे कि ये जो बिल्डिंग है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसकी यूनिट क्या है? ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स से क्या बने? वॉल, वॉल से रूम, रूम से फ्लैट, फ्लैट से पूरा बिल्डिंग तैयार हुआ। ठीक वैसे ही ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म, इनका यूनिट क्या होता है? कोई भी एनिमल का या प्लांट का यूनिट क्या होगा? सेल, ठीक है। और सेल के ग्रुप से बन जाएगा टिश्यू, और बहुत सारे जब टिश्यू मिलेंगे तो बनाएंगे ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलने से बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। और तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइंड अपने स्पेसिफिक फंक्शन को एक साथ करेंगे, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे आप कह सकते हो काम करेंगे। वो पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम मिलने से आप एक तरह से समझो कि ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, किसका? ऑर्गेनिज्म का, ऑर्गेनिज्म का, है ना। तो जैसे आप देख सकते हो यहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए हमें यूनिट के तौर पे क्या मिला, है ना? ब्रिक्स। वैसे ही ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या हो गया? सेल। जैसे ब्रिक्स से वॉल बना, वैसे ही सेल से टिश्यू बना। जैसे वॉल से रूम बना, वैसे ही टिश्यू से ऑर्गन बना। रूम से फ्लैट, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फ्लैट से बिल्डिंग। वैसे ही तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम का जो कॉम्बिनेशन है उससे बन जाता है ऑर्गेनिज्म। अभी एक ऑर्गन सिस्टम हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा ऑर्गन सिस्टम है और किस तरह से ऑर्गन सिस्टम, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिल करके ऑर्गेनिज्म के बॉडी के हिस्से बन जाता है, या आप कह सकते हो कि पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, ठीक है। एक थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इसको। आप यहां पे देखो इस स्ट्रक्चर को और समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं हम लोग। आप इतना ये छोटा सा हिस्सा ही आप समझो, इसमें देखो कितने ऑर्गन आ गए। एक तो आपका इसोफेगस, ठीक, दूसरा स्टमक, ठीक है। उसके बाद इसमें बकेल कैविटी है आपका, बकेल कैविटी, ठीक है। और उसके बाद आप ले सकते हो आगे का माउथ, है ना। अब माउथ और बकेल कैविटी में डिफरेंस है बच्चा। माउथ किसको कहते हैं? माउथ कहते हैं नॉस्ट्रिल और चिन के बीच जो ओपनिंग है, द ओपनिंग बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड चिन, द ओपनिंग बिटवीन नॉस्ट्रिल एंड चिन सराउंडेड बाय लिप्स इज कॉल्ड माउथ, है ना। तो जो नॉस्ट्रिल है, चिन है, इसके चारों तरफ जो आप ये ओपनिंग देख रहे हो नॉस्ट्रिल और चिन के बीच में, और इस चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? लिप से घिरा हुआ है, तो इसी पोर्शन को माउथ। और अंदर जैसे ही इसके अंदर जाएंगे, कैविटी जहां पे हमारा टीथ और टंग मौजूद है वो कैविटी हो गया, उसे ओरल कैविटी या फिर बकेल कैविटी कहते हैं। क्या? ओरल कैविटी या बकेल कैविटी। एक बार हम लोग फिर से इसको ड्रॉ करके अच्छे से देखते हैं। हम लोग इसको फिर से ड्रॉ करके देखते हैं। इस बार कोशिश करेंगे कि पूरा सिस्टम जो है मोटे तौर पे दिखे कि इसमें कितने सारे ऑर्गन इन्वॉल्व्ड होते हैं, ठीक है।
ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और ये है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए देखिए इसमें कितना सारा, इसमें कितने सारे हिस्से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, बकल कैविटी। उसके बाद क्या है, फूड पाइप जिसे आप कहते हो इसोफेगस। नेक्स्ट स्टोमक, पैनक्रियाज, ठीक है, इधर आप लीवर ले सकते हो, लीवर, ये सभी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एसोसिएटेड पार्ट्स है, ये सभी मिल करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये इधर लीवर हो गया, ठीक है, ठीक है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, आप इसको ऐसे समझो, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो आप देखो कितने सारे ऑर्गन हो गए, बकल कैविटी है, इसोफेगस है, स्टोमक है, पैनक्रियाज है, लीवर है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी अलग अलग ऑर्गन है, और ये सभी ऑर्गन जुड़ करके क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। आप इस ऑर्गन सिस्टम से फैमिलियर हो, इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे हम कहते हैं जो अभी आपने पढ़ा, ठीक है, ये जो हमारा ये जो हमने पढ़ा इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये एक सिस्टम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। ये सब किससे बनना शुरू हुए, ये सब एक यूनिट से बनना शुरू होते हैं, जिसे हम कहते हैं सेल। ये जो स्ट्रक्चर आपने देखा, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एक सेल से बना हुआ है, इसलिए सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। उसको फंडामेंटल यूनिट क्यों, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है, जिससे ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, वो सेल ही है, इसलिए उसको फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है ना। मूलभूत इकाई, क्योंकि बिना सेल के ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता। वायरस को छोड़ करके धरती पे जितने भी जीव हैं सभी बने हुए हैं सेल के। वायरस सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वायरस क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। वायरस जनरली एक प्रोटीन का कवरिंग है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। वो डीएनए हो सकता है जेनेटिक मटेरियल, या फिर आरएनए। आप ऐसे समझ सकते हो कि वायरस जो है एक प्रोटीन का कवरिंग है। ये प्रोटीन का कवर हो गया, किसका कवर, प्रोटीन कवर है ना, प्रोटीन का कवरिंग है, और इसके अंदर या तो डीएनए होगा, ठीक है, या फिर आरएनए होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वायरस ये है, जबकि सेल जो है ना, एक अलग ही स्ट्रक्चर है। सेल के कुछ खास फीचर्स है, ठीक है, हम उसी को आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अब तक बताया गया कि सेल जो है किसी भी जीव की मूलभूत इकाई है, यानी कोई भी जीव जो है धरती पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं सब किससे बने हैं, सेल से। तो बेसिकली आप कह सकते हो फंडामेंटल यूनिट जो है ऑर्गेनिज्म का वो सेल है। और आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी सेल में जो कुछ भी हो, बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है सब सेल से शुरू होता है। जैसे कोई एंजाइम का बनना, हार्मोन का बनना, ये कहां से शुरू होगा, सेल के अंदर ही ये प्रोसेस शुरू होता है। सेल ही तैयार करते हैं हार्मोन्स, एंजाइम, ये सब ग्रुप में सेल्स जो है ऑर्गेन का रूप ले लेते हैं, और वो सारे सेल्स एक साथ मिलकर के किसी खास एंजाइम, हार्मोन्स, इन सब चीजों का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेल ही वो फंक्शनल यूनिट है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि आपका पूरा स्ट्रक्चर या किसी भी जीव का पूरा स्ट्रक्चर सेल से ही बना हुआ है। अब हम लोग देखेंगे कि सेल कैसा दिखता है, सेल किन आधारों पर सेल को हम लोग वायरस से अलग कर पाते हैं, यानी सेल में कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से सब सेलुलर स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब चीजों को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं सेल का, ठीक है, कि सेल कैसा होता है। एक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। ये एनिमल सेल आप देख सकते हो, आपको पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो क्या है बच्चा, सबसे बाहरी लेयर जो है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को बच्चा कई बार हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं या प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा, ये तीन नाम है। सेल मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलो, प्लाज्मा लेमा बोलो, सब एक ही चीज है। इसका मतलब है आउटर लेयर ऑफ सेल। किस सेल में? एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट लेयर है, प्लांट सेल में नहीं। प्लांट सेल में ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगा। प्लांट सेल अगर आप देखोगे वो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल एक सिंपल एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन से मेजर पार्ट्स इसमें होते हैं। ठीक है, बाद में हर एक स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा हिस्सा किस किस तरह के कंपोनेंट से बना है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स वहां पे है, कौन कौन से प्रोटीन्स वगैरह है और वो क्या काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, वो डिटेल में हम लोग करेंगे। पहले हम लोग इसके मेजर पार्ट्स के बारे में जान जाते हैं। तो सबसे पहले था सेल मेम्ब्रेन और दूसरा है इसके सेंटर में पाया जाने वाला न्यूक्लियस, है ना। सेंटर में एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो दो मेम्ब्रेन से, कितने मेम्ब्रेन से? दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होगा, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। इसमें दो मेम्ब्रेन है, आप देख सकते हो, ये वाला आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर होगा ये सेकेंड वाला लेयर, ये है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक, और बीच में न्यूक्लियस के बीच का जो ये जगह आप देख रहे हो, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक ओवल शेप्ड या स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, मेम्ब्रेनलेस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ठीक है बच्चा, और इसमें थ्रेड लाइक इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, है ना। आप इसको कहते हो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। यही आगे चल के सेल डिवीजन के समय कंडेंस करता है और क्रोमोसोम का रूप लेता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इस आउटर मोस्ट लेयर से एक इस तरह का स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होगा। ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बाहर निकला हुआ होगा। इसे हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER आप शॉर्ट में लिख दो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहेंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर आपको पता है, ये सब क्लास 8 में आपने पढ़ा है, ये जस्ट एक रिवीजन है उस स्ट्रक्चर का जिसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, है ना। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, किसने इस सेल की खोज की, किसने किस ऑर्गेनेल की खोज की, कौन सा ऑर्गेनेल जो सेल ऑर्गेनेल है किस किस चीज से बना हुआ है, उसका फंक्शन क्या है, सारा कुछ अभी बचा हुआ है। अब ये सिर्फ एक आप समझ जाओ कि सेल को आप रिवाइज कर रहे हो जो क्लास 8 में आपने पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अगर इस पे राइबोसोम मौजूद है तो इसको हम कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। और अगर नहीं है सरफेस पे, स्मूथ प्लेन है, तो उसको कहेंगे SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसमें रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर दिखाई देंगे इस तरह के। पावर हाउस ऑफ द सेल आप पढ़ चुके हो, कहते हैं इसे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेंट्रोजोम, इस तरह का आपको एक 90 डिग्री का एंगल बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर मिलेगा, सेंट्रोजोम। ठीक, यहां पे आपको फिर इस तरह का गोल्जी बॉडी। ठीक है, और इसके चारों तरफ वेसिकल्स होंगे, वेसिकल्स होंगे। तो ये आपका हो गया गोल्जी बॉडी, ये वेसिकल्स। ठीक है, और एक चीज, सेल मेम्ब्रेन के अंदर के स्पेस को साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चा बहुत सारे ऑर्गेनेल है, वैक्यूल्स है, लाइसोसोम है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोफिलामेंट है। इन सभी स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। हम आपको बेसिकली बताए कि किसी भी सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो है हमारा न्यूक्लियस। कौन सा? न्यूक्लियस। एक सेकंड,
ठीक है, शुरू करता है फिर से, ठीक है, कट करवा दीजिएगा वहाँ पे। हाँ वो कट कर देंगे। ठीक है, तो बच्चा आपको क्या बताया गया था, है ना, कि किसी भी सेल का सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब देखो सेल मेम्ब्रेन कौन सा है। सेल मेम्ब्रेन ये हो गया, है ना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चा बीच का ये, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन आप ये ऐसे देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है, न्यूक्लियस के बीच में जो जगह है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है यहां से लेके यहां तक का, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझ में आ रहा है। सबसे जो इनर साइड है, ये राउंड वाला जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर क्या है बच्चा? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो किसी भी सेल में ये तीन डिस्टिंक्ट फीचर हैं सेल के, ये होने चाहिए, तभी वो सेल कहलाएगा। और आपको जो वायरस दिखाया गया, वायरस में आपको क्या दिखाया गया था? वायरस में दिखाया गया था कि वायरस जो है एक प्रोटीन का कवरिंग है। क्या है? प्रोटीन का कवरिंग। अगर देखो आप वायरस को, तो अब क्या बताया गया कि एक प्रोटीन का कवरिंग है। वायरस जो है एक प्रोटीन का कवर है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पे या तो डीएनए, या दोनों में से कोई एक ही होगा, या फिर आरएनए मौजूद होता है। ठीक है, यहां पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, साइटोप्लाज्म नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए वायरस को हम लोग असेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेलुलर, है ना। ए का मतलब यहां पे विदाउट है। क्या है? विदाउट, यानी बिना सेल का। ठीक है, वायरस एक सेल है ही नहीं। यही कारण है कि वायरस को लिविंग वर्ल्ड में, है ना, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया, आप डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में पढ़ोगे, जितने भी धरती पे जीव है उनको 5 किंगडम में बांट दिया गया है। उन 5 किंगडम में वायरस को कहीं भी जगह नहीं दिया गया। इसके पीछे कारण है कि उन किंगडम्स में जो भी जीव है वो सेल से बने हैं, और ये महाशय सेल से बने नहीं है, इसलिए इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दिया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको क्या बताया गया बच्चा? कोई भी सेल होगा, उसमें कितने कंपोनेंट्स, कितने पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो आपको बताया गया कि सर सबसे पहले बाहर में सेल मेम्ब्रेन। क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद दूसरा कौन सा बच्चा इसमें और क्या होगा? न्यूक्लियस। तीसरा, इसके चारों तरफ जो स्पेस है उसको हम लोग कहेंगे साइटोप्लाज्म। और ये क्या हो गया? न्यूक्लियस, है ना। तो 3 डिस्टिंक्ट फीचर, किसी भी सेल का 3 इंपॉर्टेंट फीचर होता है, 3 डिस्टिंक्ट फीचर्स। वो क्या है बच्चा? पहला है न्यूक्लियस का होना, दूसरा सेल मेम्ब्रेन का होना, और लास्ट कौन सा बच्चा? साइटोप्लाज्म का होना। आप किसी भी तरह के पॉइंट्स, नोट्स, इन सब के लिए टेंशन मत लो, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इस चैप्टर में किन चीजों को डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ये स्पेस साइटोप्लाज्म, और ये बीच का न्यूक्लियस। ये 3 मेजर डिस्टिंक्ट फीचर आप कह सकते हो सेल में होते हैं। अगर कोई सेल होगा तो न्यूक्लियस भी होगा। अगर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड ना हो तो प्रिमिटिव टाइप का भी न्यूक्लियस हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया में होता है। वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेल के स्ट्रक्चर को आपने देखा। सेल के स्ट्रक्चर के कुछ कंपोनेंट्स का पहले एक बार नाम देख लेते हैं हम लोग कि क्या है। ठीक है, उसके बाद ठीक है कुछ नाम जो है, सबसे पहले आपको हम बताएं सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चा, भूलना मत। सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियस, उसके बाद
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जी बॉडी, फिर लाइजोसोम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, सेंट्रोजोम। ठीक है, उसके बाद सेंट्रोजोम के बाद नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोजोम के बाद हमारा आप लिख सकते हो यहां पे वैक्यूल। ठीक है, माइक्रो टिब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, पिनोसाइट्स, विली, बहुत सारी चीज़ है, सबको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये शुरुआती वीडियो था जिसमें आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि सेल को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। सेल के 3 डिस्टिंक्ट फीचर क्या है आपको पता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस। वायरस असेलुलर क्यों है, क्योंकि उसमें साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये सब पाया नहीं जाता, वो तो सिर्फ एक प्रोटीन का कवरिंग है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए मौजूद है। ठीक है, और उसके बाद आपको बताए गए कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, तो सेल ऑर्गेनल्स को ही सब सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, विद इन द सेल मेम्ब्रेन जो भी स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, न्यूक्लियस हो, माइटोकॉन्ड्रिया, इन्हीं को हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप क्लास 8 में पहले ही पढ़ चुके हो। अब क्लास 9 में इन सबों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अब कहानी क्या होगी, अब कहानी कुछ इस तरह से चलेगा कि हम लोग पहले सेल देखें कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल के बारे में कि हम देखें कि सेल क्या है, कैसे देख सकते हैं, और सेल देखने के बाद किसने उसकी खोज की, किसने इन सब चीज़ों के बारे में दुनिया को बताया कि कोई प्लांट या एनिमल ये सब किस चीज़ से बने हैं, कौन थे वो लोग, है ना, उनके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो सही मायने में अब जो है आपका क्लास 9 का चैप्टर शुरू होगा। ये सारा का सारा जो कुछ भी था ये क्लास 8 में ऑलरेडी आपने डन किया था, उसी को एक रिवाइज करवा करके आपको याद करवा दिया गया, है ना। अब आपका शुरुआत जो है सबसे पहले स्टेनिंग प्रोसेस से होगा। ठीक है, कट कीजिए, हो गया, बंद कर दो। कट कीजिए, हाँ बोल तो दिए, कट कीजिए, हद है, हद है।